चुनखड़ी जमीन के अंदर पीएच कम करना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। अभी आप कहोगे कि पीएच कम करना किस लिए? क्योंकि चुनखड़ी जमीन के अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा पैमाने पर होती है। वहां पे फसलों की ग्रोथ ज्यादा नहीं होती है, फसलों में हमेशा पीलापन आता रहता है। एक 6BA का गलती से भी इस्तेमाल कर दिया तो पूरी फसल पीली पड़ जाती है। इस तरीके से कुछ हार्मोन से भी बचना पड़ता है। नाइट्रेट नाइट्रोजन की मात्रा डालने पर ही उसमें कुछ हरियाली दिखती है। तो और नाइट्रेट नाइट्रोजन खतरनाक भी कितना होता है ये आपको पता है। तो चुनखड़ी जमीन के अंदर खेती करना अभी बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। और हर एक अच्छी जमीन अभी चुनखड़ी जमीन बनने की तरफ जा रही है। तो अगर आपकी जमीन चुनखड़ी जमीन है या फिर आपकी जमीन चुनखड़ी जमीन की तरफ ना जाए, ये दोनों कैटेगरी के अंदर अगर आप बैठ रहे होंगे, तो आपको आज का यह वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर देते हैं कि चुनखड़ी जमीन का पीएच कम कैसे करना है हमें। तो पहले तो एक बात समझ लो कि चुनखड़ी जमीन में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से चुनखड़ी जमीन का पीएच कम होने की जगह उल्टा बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो पहली बात है कि जमीन का पीएच कम क्यों होता है, यह हमने तो देख लिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक सबसे बेटर वाला ऑप्शन रहता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? आपके जमीन के अंदर मिलने वाले सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं, आपके जमीन के अंदर क्रियाएं चालू रखते हैं और उन क्रियाओं के कारण उनके शरीर में से कुछ एसिड्स निकलते रहते हैं। और आपको पता है एसिड्स पीएच कम करने का काम करते हैं। तो ये जो एसिड्स निकलते रहते हैं, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, जमीन के अंदर जो भी डेवलप हो रहे हैं या फिर जो भी जीव हो गए जैसे कि केचुए हो गए, ये अगर आपके जमीन में अच्छी तरीके से पनपने लगे तो आपकी जमीन का पीएच अपने आप कम होके एक कांस्टेंट लेवल पे अच्छी तरीके से मेंटेन रहता है। लेकिन चुनखड़ी जमीन में क्या होता है कि ये ना तो ये सूक्ष्म जीव बढ़ रहे हैं, ना ही केचुए अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं। और उसी के कारण आपकी जमीन का पीएच कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है। अभी देखो कम क्यों नहीं हो रहा है, केचुए नहीं बढ़ रहे और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं बढ़ रहे। और बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि ऐसी जमीनों के अंदर हमें केमिकल फर्टिलाइजर के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। तो इसकी वजह से वो पीएच बढ़ता जा रहा है। अभी सल्फेट फॉर्मुलेशन का अगर रिकमेंडेशन दिया जाए कि भाई आप चुनखड़ी जमीन के अंदर सल्फेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल कीजिए, तो उससे कुछ भी नहीं हो रहा है। इतनी बदतर जमीन चुनखड़ी वालों की हो गई है। तो इसीलिए बहुत सारे जो भी किसान है वो क्या कहते हैं, यार चुनखड़ी जमीन में सल्फेट का कोई रिजल्ट नहीं आता। लेकिन रिजल्ट पाना है तो भाई सल्फेट का इस्तेमाल आपको पहले तौर पर ज्यादा करना पड़ेगा और फिर उसका क्वांटिटी कम कम करते हुए आपको एक कांस्टेंट लेवल मिलेगा। उस लेवल पे आप एक रेगुलर आ सकते हैं मेरे हिसाब से। दूसरी बात, एक दूसरी थ्योरी लगाई जाती है कि चुनखड़ी जमीन में जो मली निकाली जाती है अपना गन्ने के मिल से, तो वो डालने से पीएच डाउन होता है। पीएच तो डाउन हो जाता है, लेकिन पीएच डाउन होने के बाद फिर से उस मड़ी का पावर डाउन होने के बाद, सल्फ्यूरिक एसिड का पावर डाउन होने के बाद, फॉस्फोरिक एसिड का पावर डाउन होने के बाद, मतलब देखो ना, आपने सल्फ्यूरिक एसिड से एसिड ट्रीटमेंट किया, फॉस्फोरिक एसिड से एसिड ट्रीटमेंट किया, तो उस जमीन का पीएच तो डाउन हो जाता है। लेकिन इन एसिड्स का जो भी एक रिजल्ट है, कितने दिनों के लिए? दिन भी नहीं भाई, एक दिन के लिए डाउन हो जाएगा, फिर से दूसरे दिन अप हो जाएगा। या फिर 4-5 दिनों के लिए, अगर वो एक दिन के लिए पीएच डाउन हुआ था तो उसका रिजल्ट आपको 4-5 दिनों के लिए मिल सकता है। तो 5 दिन के बाद क्या फिर से ऐसे ट्रीटमेंट करें तो इससे आपका नुकसान ही हो सकता है आपके जमीन का। तो फॉस्फोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ये इसका इलाज नहीं हो सकता है। अभी आप कहोगे कि भाई इसका इलाज ये क्यों नहीं, अभी हमने तो पीएच कम कर दिया और पीएच कम करने के बाद तो वहां पे तो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो कांस्टेंट रखने के लिए ये कांस्टेंट चाहिए, आपके सूक्ष्म जीव कांस्टेंट चाहिए। कांस्टेंट मतलब क्या? स्थिर चाहिए। स्थिर मतलब क्या? उनका पॉपुलेशन, उनकी जो संख्या है वो एक स्थिर रहनी चाहिए आपकी जमीन के अंदर। अगर वह संख्या स्थिर रहेगी तो उनकी लाइफ साइकिल चलती रहेगी। लाइफ साइकिल चलती रही तो उनसे जो भी एसिड्स है वो निकलते रहेंगे। एसिड्स निकलते रहे तो आपकी जमीन का पीएच कम होता रहेगा। तो ये इतना बड़ा झमेला हमारे जमीन के अंदर हुआ है। आज का विषय बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, इसलिए मुझे बॉटम से समझाना पड़ रहा है। भाई जिसको देखना है देखो, क्योंकि यार मैं तो इसी तरीके से समझाने वाला, क्योंकि जब तक आपको प्रॉब्लम की जड़ पता ना चले तब तक आप उस पूरे पेड़ को नहीं उखाड़ सकते। समस्या वाले पेड़ को उखाड़ना है तो उसके जड़ को समझना होगा। तो यही वाली जड़ है कि आप एसिड ट्रीटमेंट करने के बाद भी आपका पीएच कांस्टेंट नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है, कम नहीं रहता है। तो उसको कम करना, पहला एक हमारे पास दो टास्क बन जाते हैं। यहाँ पे हमें पहले पीएच कम करना है और दूसरी बात उसे फिर स्थिर करना है।
ये दो चैलेंजेस है हमारे पास चुनखड़ी वाले जमीन के अंदर। तो अभी पीएच कम कैसे करे और पीएच स्थिर कैसे करे, ये बात समझ लो। अभी तो हमने देख लिया कारखाने से मिलने वाली मड़ी हो गए या फिर अपना सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड से अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं, सल्फर से भी कर सल्फेट फॉर्मुलेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, सल्फर का भी रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी इतना रिजल्ट, बढ़िया वाला रिजल्ट हमें दिखाई नहीं देता है। तो एकदम से तो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि सल्फर वैसे ही अच्छी जमीन में भी वो धीरे धीरे काम करता है, तो चुनखड़ी वाली जमीन में उसको कितना वक्त लगेगा, ये बात बनता है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये बात को समझो। तो पहली बात, हमें जो ऑप्शन बचता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बचता है, समझ जाओ। इसके अलावा आपके पास कोई भी इलाज नहीं है इन चुनखड़ी वाले जमीन के अंदर। लेकिन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चुनखड़ी वाले जमीनों के अंदर बढ़ाना बहुत ही मुश्किल है, और लगभग इम्पॉसिबल के करीब करीब खड़ा हो चुका है वो चीज। तो अभी आप कहोगे तो भाई वीडियो क्यों बना रहे हो, ये बताने के लिए क्यों बना रहे हो, तो नहीं, इसके आगे भी कुछ चीज है। तो वो समझने के लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। तो चुनखड़ी जमीन के अंदर क्या होता है, कैल्करस सॉइल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का वगैरह, तो वो जो भी प्रमाण होता है वो ज्यादा होता है, सैलिनिटी ज्यादा होती है, क्षारता ज्यादा होती है। क्षारता पता ही है आपको, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मतलब क्या, आपका घर का अंदर का जो नमक होता है ना, उसको, उसका जो फॉर्मूला है ना, उसको कहते हैं NaCl2। NaCl2 मतलब क्या, ये घर का नमक है आपका। तो ये Na मतलब क्या है, आपका सोडियम है, और ये जो Cl2E है इसे कहते हैं क्लोराइड। जब इन दोनों का दोस्ती हो जाता है ना, सोडियम और क्लोराइड का, तो बनता है नमक। और नमक दुनिया की ऐसी चीज है कि जिसके अंदर कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता। अभी इसका एक और पावरफुल वाला उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। अभी देखो, हम आचार आचार जो बनाते हैं ना, खाने का आचार, तो खाने के आचार के अंदर नमक का इस्तेमाल करते, तो वो प्रिजर्वेटिव के तौर पर करते, क्योंकि आचार खराब ना हो इसलिए उसके अंदर ज्यादा ज्यादा नमक डाला जाता है, जिससे वो लंबे समय के लिए उसके अंदर कोई भी सूक्ष्म जीव तैयार ना हो, वो डिकम्पोज ना हो, और हमारे लिए वो खाने के लिए अच्छा रहे। इस तरीके से नमक कार्य करता है। नमक क्या करता है, इन सूक्ष्म जीवों को बढ़ने नहीं देता है। इसका मेरे पास एक प्रूफ भी है। ये प्रूफ यह है कि जो हमारा भूमध्य समुद्र है, भूमध्य समुद्र पता ही होगा आपको, एक इजराइल के बगल में है। तो वो भूमध्य समुद्र, यानी कि क्या, वो डेड सी भी कहा जाता है उसको, डेड सी। डेड सी मतलब क्या, मृत समुद्र, यानी कि जिसके अंदर कोई भी लाइफ ही नहीं है, कोई सजीव उसमें नहीं है, उसको क्या कहा जाता है, डेड सी। तो इस समुद्र के अंदर हमने छलांग लगाई, तो हम उसके अंदर डूब नहीं जाते, मतलब उसके ऊपर तैर जाते। तो तैरने का कारण क्या है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, घनता ज्यादा है। तो घनता क्यों ज्यादा है, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड दुनिया के समुद्रों के तुलना में सबसे ज्यादा है। तो इसके कारण हमारा वजन होने के बाद भी हम उसके अंदर डूब नहीं सकते, इतना उसका वजन, उसका क्षारता ज्यादा है, उसके अंदर सोडियम क्लोराइड ज्यादा है। तो ऐसे समुद्र के अंदर इतना ज्यादा पैमाने पर अगर नमक होगा, तो ऐसे समुद्र के अंदर कोई भी सजीव कैसे जीवित रह सकता है। इसीलिए डेड सी के अंदर कोई भी सजीव जीवित नहीं रह सकता। यही, इसी का अध्ययन करने के लिए डिस्कवरी चैनल वालों ने क्या किया, वहां पे उनका एक टीम लगाया रिसर्च के लिए। उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज भी की है, अगर आपको मिले तो भाई आप देख लेना, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री बनाया है। लगभग उसे 10-15 साल हो गए, इतना पुराना डॉक्यूमेंट्री है वो। तो उन्होंने क्या किया, इस डेड सी के अंदर सचमुच कोई सजीव जीवित है। अभी देखो, ना कोई मछली दिख रही है, ना कोई पौधा दिख रहा है। तो उन्होंने सोचा कि भाई कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो मिल ही जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उसका अध्ययन चालू कर दिया। तो उन्होंने जो भी सैंपल्स निकाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ढूंढने के लिए, तो उन सैंपल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ, मतलब कुछ भी बैक्टीरिया नहीं मिला, लेकिन सिर्फ एक बैक्टीरिया मिली, जो थी आपकी सल्फर सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। सिर्फ यही एक बैक्टीरिया मिली उस समुंदर के अंदर, सल्फर सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो कि इतने क्षारता के अंदर भी जीवित रह सकती है। तो इतना कीर्तन प्रवचन करने का कारण इतना ही है कि आपको एक प्रूफ भी मिले,
प्रूफ के साथ ही चलते हैं। हमारे चैनल पे तो कोई भी बकवास चीजें नहीं होती है कि भाई मैंने कहा तो आपको करना पड़ेगा। मुझे तो प्रूफ के साथ बोलने की आदत है। तो यही आपका सल्फर सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, वो आपको इस डेड सी के अंदर जीवित मिला। हमें जो पॉइंट उठाना है ना यहाँ से, वो क्या है, सोडियम क्लोराइड सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा कौन से समुद्र के अंदर है, डेड सी के अंदर। तो वो सोडियम क्लोराइड, वही नमक आपके जमीन के अंदर भी है। तो दूसरी बात क्या है, वो सोडियम क्लोराइड उस समुद्र के अंदर ज्यादा होने से के बाद भी अगर कोई जीव अगर जीवित रहता है, उसका लाइफ साइकिल वहां पे पनप रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। क्योंकि यही चीज हमारे जमीन के अंदर भी हो रही है। हमें भी हमारे जमीन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ाने के बाद ही हमारी जमीन अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहली बात, आपका पीएच कम करना है तो जो भी आपका पीएच बढ़ाने वाली चीजें, पहले उसको बंद करना होगा आपको। आपका थोड़ा सा प्रोडक्शन के ऊपर से हाथ, यार देखो चुनखड़ी वाली जमीनों का किसानों को मुझे मुझे पता है, चुनखड़ी वाले जमीन वाले जो भी किसान है, उनको वेट प्रचुर मात्रा में मिलता है, यानी कि बहुत ज्यादा मिलता है। उनको सिर्फ क्वालिटी के लिए झगड़ना पड़ता है। तो जो भी आप क्वालिटी के लिए ऐसी चुनखड़ी वाली जमीन के अंदर झगड़ने वाले हो, तो भाई स्प्रेइंग के माध्यम से आपको कितना क्वालिटी बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ। जमीन के सहारे जो भी एक केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप कर रहे हो ज्यादा से ज्यादा, उसे एक तो कम कर दो या फिर बंद कर दो। मेरी सलाह माने, एक इस्तेमाल कर रहे हो तो आधा इस्तेमाल करो, आधा इस्तेमाल कर रहे हो तो भाई उससे भी कम कर दो, और अगर भाई बहुत ही कम कर रहे हो तो भाई बंद कर दो। तो ऐसा धीरे धीरे करके अपने प्रैक्टिसेस के अंदर चेंजेस करते आओ, जिससे आप जो पीएच बढ़ा रहे हो वो पीएच धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। और जैसे ही हमारे इस जमीन के अंदर गुड़ और सल्फर सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया का अगर आप इस्तेमाल करते रहेंगे, मैं तो कहता हूँ ऐसे ट्राइकोडर्मा, पीएसबी, केएसबी ऐसी जमीनों में तो कुछ काम ही नहीं करते। तो वो जो, और हाँ, ये जो सल्फर सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है, ये ज्यादा महंगी भी नहीं मिलती है, बहुत ही सस्ते में अच्छा है। मेरे हिसाब से चुनखड़ी जमीन के वैल्यू, मतलब जो भी ये जो समस्या है उसके हिसाब से इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो सल्फर सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया बहुत ही अच्छा ठहरता है यहाँ पे आपका चुनखड़ी वाली जमीन का पीएच कम करने के लिए। क्योंकि भाई कितना भी सोडियम क्लोराइड रहने दो ना, ये तो बढ़ रहा है, और ये बढ़ेगा तो इसका लाइफ साइकिल बढ़ेगा। लाइफ साइकिल बढ़ेगा मतलब क्या, उसके अंदर एसिड्स तैयार होते रहेंगे, और वही एसिड्स आपका पीएच एक ना एक दिन कम करेंगे। अभी आप कहोगे सर जी आपने ये थ्योरी बताई, इसका रिजल्ट कितने दिनों में आएगा? भाई दिनों में नहीं, सालों में आने वाला है। क्योंकि आपने यह जो समस्या उत्पन्न की है, उसको बहुत सारे साल लग चुके हैं। मैं तो कहता हूँ 50 साल लगे यह प्रॉब्लम। मतलब देखो ना, आपकी अच्छी जमीन थी, आपकी अच्छी जमीन थी, अच्छी जमीन से आप लेकर चुनखड़ी वाली जमीन तक आए, और वो चुनखड़ी वाली जमीन तक का जो सफर है वो 50 साल का है। वो 50 साल का है। अभी रिटर्न जाना है तो एक तो हमारा स्पीड बढ़ाना होगा, तभी ये इसका आधा कर सकते हैं 25 एक साथ। तो वो भी स्पीड कैसे बढ़ाएंगे हम? वो भी ऐसा आपका बैक्टीरिया वगैरह बढ़ाकर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ाकर, एक स्लरी का इस्तेमाल किया करो। गोमूत्र का स्लरी चुनखड़ी वाली जमीनों के अंदर चल जाता है, वहां पे कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। और आपको दूसरी एक बात याद रखना है कि जो भी सेंसिटिव क्रॉप है, फ्लावरिंग सेंसिटिव क्रॉप, उनका इस्तेमाल नहीं करना है। जो भी है पक्का फ्लावरिंग वाले प्लांट्स अगर आप ऐसी चुनखड़ी वाली जमीन के अंदर लगाते हो, जिसके अंदर नाइट्रोजन से कुछ भी हानि नहीं होती है, तो उनके अंदर आप स्लरी और सल्फर सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपके जमीन का पीएच कम होता जाएगा। अभी रही बात स्थिर करने की, जैसे ही आप, और हाँ दूसरी एक बात, ज्यादा से ज्यादा सल्फेट फॉर्मुलेशन का इस्तेमाल करो। मुझे पता है आपको चिलेटेड के वगैरह, चिलेटेड की भी रिजल्ट नहीं आते, सल्फेट का तो बहुत दूर रहा। तो देखो यार, 10 किलो सल्फेट फेरस सल्फेट का डोज है, एडा फेरस का कॉस्टिंग कितना है आपका, 1,000 रुपए किलो, ठीक है ना? तो आपका एडा फेरस का 1,000 रुपए किलो है, तो उस 1,000 रुपए के अंदर जितना फेरस सल्फेट आता है, उतना उठाओ जमीन के अंदर डाल दो। उससे क्या होगा, आपका जमीन धीरे धीरे करके ये सल्फर के कारण ही वो संवर सकता है। और नेचुरली अगर कोई फोर्स लगा दी जाए तो भाई बहुत ही अच्छा कार्य होगा। अभी दूसरी एक बात रही, हमने तो सल्फर सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया बता दी, अभी इसका जेन्युइन सोर्स कहाँ से मिलेगा? तो देखो, बहुत सारे कंपनियां इसके ऊपर कुछ भी, इसके ऊपर तो प्रोडक्ट ही नहीं मिलेगा आपको इंडियन मार्केट में, लगभग एक कंपनी है। लेकिन अगर यह पाउडर फॉर्मुलेशन में अवेलेबल हुआ और कंपनी अगर जेन्युइन रही,
तो आपका हमने ये जो प्रोजेक्ट बनाया है लगभग कि इस तरीके से हम जाएँगे तो हम ज़रूर सक्सेस होंगे और उसका साइंटिफिक डेटा आपके सामने है, ऐसा नहीं कि कुछ भी मैंने बोला है। तो पाउडर फॉर्मुलेशन में ये अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर, ये सिर्फ़ लिक्विड फॉर्मुलेशन में अवेलेबल है। वो भी टी10 कंपनी का सल्फर सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया आता है। अ, उसका भी कुछ महँगा नहीं है रेगुलर बैक्टीरिया की तरह, उसके भी दाम है, तो ज़्यादा महँगा भी नहीं। लेकिन अगर पाउडर फॉर्मुलेशन में अगर कोई ये बैक्टीरिया बनाने वाली कंपनी या कम देख रही है जैसे कि माइक्रोवैक्स हो गई, तो माइक्रोवैक्स तो सबसे बढ़िया वाली कंपनी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। तो अगर ये कंपनी हो गई या फिर कोई और कंपनी हो गई, तो उन कंपनियों ने इसे अगर बना दिया अच्छे फॉर्म में, जिससे रियल में वो वर्क करता हो, ऐसा नहीं कि कुछ सिर्फ पानी डाल दिया तो काम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रियल में वो चीज़ होनी चाहिए, वरना हमारे थ्योरी कुछ काम का नहीं। तो रियल में सचमुच सिंगल आपका सल्फर सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया अगर आपका पाउडर फॉर्मुलेशन में अवेलेबल हुआ, तो हमारा ये काम बहुत ही अच्छी तरीके से चल सकता है। इसके बाद हमें जो पीएच तीर करना है ना, हमने एक तीर में 2 निशाने लगा दिए। हमने पीएच कम करने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया और वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका पीएच कांस्टेंट रखने के लिए भी मदद करते हैं। और जैसे ही आपका जमीन का पीएच कम होता गया, वैसे ही पीएच कम होने के बाद फिर आप बाकी के ट्राइकोडर्मा, माइकोराइजा, पीएचबी, केएसबी ऐसे बैक्टीरिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आपकी चुनखड़ी वाली ज़मीन को अच्छे से सुधार सकते हो। टेम्परेरी सॉल्यूशन बहुत सारे हैं, मतलब चुनखड़ी ज़मीन के अंदर जो पीलापन आता है फ्लावरिंग में दिक्कत आता है, क्वालिटी बढ़ाने में दिक्कत आता है, वेट तो मिल जाता है, कीपिंग क्वालिटी भी बढ़िया हो रहती है। लेकिन क्वालिटी के लिए जो दिक्कत आता है, उसके लिए सॉल्यूशन हमारे पास बहुत सारे हैं। उनको हम एप्लाई तो करते रहेंगे, लेकिन इस चक्रव्यूह से निकलना है, तो भाई कुछ ना कुछ तो स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। अगर नेक्स्ट जनरेशन को आपको ज़मीन अच्छी देनी होगी, तो ये स्टेप्स उठाने को आज ही शुरुआत करो। कंपनी वालों को फीडबैक दो कि भाई हमें ये बैक्टीरिया बना के दो, वो भी पाउडर फॉर्मुलेशन में चाहिए, वो भी जेन्युइन चाहिए। ऐसा नहीं कि पीएचबी दे दिया कि एसएसबी के नाम पे सल्फर सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया के ऊपर। ऐसा बनावट वाला खेल नहीं चाहिए, हमें जेन्युइन चाहिए। तो अगर बाहर से भी कुछ बाहर की कंट्री से भी अगर आपको ये मिल जाता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। और हाँ, ये उदाहरण आप डिस्कवरी चैनल के ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हो डेड सी की, तो उससे भी आपको ये जानकारी पता चल जाएगी कि हमने ये जो बताया है वो झूठ नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये कुछ भी बोलते हैं, तो भाई हमने प्रूफ के साथ इतना बताया है तो अभी आपको वेरीफाई भी करना आपका फर्ज बनता है। बिना वेरीफाई के कुछ किसी को बोलने का कोई राइट नहीं रहता है। दूसरा बात है कि ये जो पीएच स्थिर होने के बाद हमें हमारी जमीन के अंदर वैसे ही चलते रहे बिना केमिकल फर्टिलाइजर के, तो बात बन जाएगी। अभी धीरे-धीरे वक़्त आ रहा है कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कम करके धीरे-धीरे जैसे कि हम मूँगफली की खली को प्रमोट कर रहे हैं, गुड़ को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे और भी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन जैसे-जैसे केमिकल फार्मिंग महँगी होती जाएगी, वैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे। उसके लिए सिर्फ़ आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखना है और वीडियो को लाइक करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सपोर्ट करते रहना है। और हाँ, एक और चीज़ बता देता हूँ कि इस वीडियो के लाइक अगर 2000 लाइक हो गए, तो हम आपको बैक्टीरिया के ऊपर सॉरी बैक्टीरिया के ऊपर जो भी एक बताने वाले कि कौन सी बैक्टीरिया इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी बैक्टीरिया इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए पाउडर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, या फिर कौन से न्यूट्रिएंट की बैक्टीरिया आपकी ज़मीन के लिए अच्छी है और कौन से न्यूट्रिएंट की बैक्टीरिया आपकी ज़मीन के लिए खराब है। ये सभी बातों के लिए अगर आपको एक स्पेशल लंबा वाला, बड़ा वाला ऐसा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहिए, तो 2000 लाइक का टारगेट है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप ये 2000 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।